औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। यकीनन वो इंसान कामयाब हो गया जिसने तज़किया नफ्स किया और अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया और नमाज़ पढ़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज NTS क्लास में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पूरी तवज्जो, लगन और इन्हिमा के साथ क्लास में हाज़िर होंगे। आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं और मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोग पहले 6 लेक्चर ना सिर्फ सुन चुके होंगे बल्कि उनको नोट भी कर चुके होंगे और आज 7वां लेक्चर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ आज 24 जून है और 24 जून को हमारा आज 7वां लेक्चर यानी कि हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि इंशाअल्लाह आपका जो लेक्चर है NTS के सिलेबस और कंटेंट्स के मुताबिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी हो रही है और मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो आपके सामने है। A journey to become an extraordinary। बच्चों, जो ये जो लेक्चर है ना आज का, इसका जो मैसेज है आपके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो मैसेज है, ए जर्नी टू बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक सफ़र गैर मामूली इंसान होने का। आज का जो मैसेज है वो ये है कि गैर मामूली इंसान होने का एक सफ़र। बच्चों, हर इंसान अपने कुछ सलीतें लेके दुनिया में आता है, लेकिन जब तक उसकी जो सलीतें हैं उनको जिला ना बख्शी जाए, उनको बूस्ट अप, उनको ग्रूम अपना किया जाए, वो सलीतें छुपी रहती हैं। एक उस्ताद का काम होता है कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलीतें हैं उनको निकालना और बच्चों को उस चीज़ का शौक़ दिलाना कि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, लिहाजा तुम दुनिया के बड़े ख़ास इंसान हो और तुम कोई ख़ास काम कर सकते हो दुनिया में। तो जब इंसान अपनी सलाहियतों को दरियाफ़त कर लेता है तो वो गैर मामूली हो जाता है। ये बात मेरी याद रखना। जब इंसान अपनी मख्फी कुव्वतों को, अपने पोटेंशियल को दरियाफ़त कर लेता है तो वो इंसान गैर मामूली हो जाता है, क्योंकि फिर वो उनको यूटिलाइज़ करता है, उन सलीतों को अंदर एनफोर्समेंट लाता है, इन्हांसमेंट लाता है और आखिरकार वो जो इंसान है वो दुनिया में कोई बड़ा कारनामा सारे अंजाम देता है। तो इसलिए ये जो आपके NTS का सफ़र है इंशाअल्लाह ये आपके लिए ऐसे ही है कि अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ चलते रहेंगे, आपकी कोशिशों का ये काफ़िला जो है ये रवां दवां रहेगा, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इफ़ यू आर ऑर्डिनरी यू विल बी इंशाअल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आप अपने मिशन के अंदर, अपनी कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बच्चों, मैंने आज जो पेडागोजी है उससे मैंने आगाज़ किया है। तो जो पेडागोजी है ये तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग। इससे पहले भी मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूँ कि पेडागोजी का मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि फ़न तदरीस, यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग का मतलब फ़न तदरीस यानी तदरीस का फ़न, पढ़ाने का फ़न, या फ़न तालीम भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब है फ़न तदरीस, पढ़ाने का फ़न। और साइंस ऑफ टीचिंग का मतलब यही है कि तदरीस का इल्म, साइंस में नॉलेज, आपको पता ही है कि साइंस का मतलब नॉलेज होता है, तो पढ़ाने का नॉलेज। तो पढ़ाने का नॉलेज हो या फ़न तदरीस हो, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये बहुत वसी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर बेशुमार थेरीज़ हैं, बेशुमार कंसेप्ट्स हैं, बेशुमार डिस्कवरीज़ हैं, बेशुमार इनोवेशंस हैं। तो वो जो हम लोग सीखते हैं फ़लसफ़े की शक्ल में, पेडागोजी की शक्ल में, जिसमें आप नफ्सियात भी सीखते हैं, फ़लसफ़ा भी सीखते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ भी सीखते हैं, एजुकेशन लॉ भी सीखते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं, यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, प्लानिंग वगैरह भी सब इसके अंदर आ जाती हैं।
बच्चों ये आज का जो टॉपिक है मेरा, बेसिकली ये जो 3 मैनेजमेंट के स्टाइल हैं उनको मैंने इकट्ठा कर दिया आपकी सहूलत के लिए। कुछ मुझे तालिब इल्मों ने कहा था कि सर आपने ये अलग अलग लेक्चर दिए हैं तो आप ये एक इकट्ठा लेक्चर करें ताकि हमारे लिए आसानी रहे। इसलिए मैंने इन तीनों लेक्चर्स को इकट्ठा कर दी गया, तीनों कंसेप्ट को, स्टाइल्स को इकट्ठा कर दी गया है और ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कर दी गया है। हम जिस वक्त लफ्ज़ बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स भी ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स ये लफ्ज़ ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी जो इदारा है, NGO है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पर जो हेड होता है उसके मातहत जितना भी अमला होता है, चाहे वो फैक्ट्री है, मिल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, व्हाट्सएवर कोई भी है, उसमें काम करने वाले लोगों को या तो सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। मिल, फैक्ट्री, फर्म्स वगैरह में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को एम्प्लॉइज़ भी कहते हैं। उन्हीं के अंदर काम करने वालों को आप लेबर भी कह सकते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं, स्टाफ भी कह सकते हैं, वर्कर्स भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं और टीम भी कह सकते हैं। ये जो 8 लफ्ज़ हैं बेसिकली ये सारा इनका मतलब अमला होता है जो कि किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में काम करने वाले जो लोग होते हैं उन सब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लफ्ज़ ज़िंदगी में बंदे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, लिहाजा जब आपको अभी पता चल जाएगा तो आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी कि सबऑर्डिनेट्स और स्टाफ ये लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी एम्प्लॉइज़, ये जो मैनेजमेंट की कंपनियां वगैरह होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह होती हैं, वहाँ पर उनको आमतौर पर एम्प्लॉइज़ वगैरह कहा जाता है। वर्कर्स होते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, लेबर होती है उनकी, फोर्स वगैरह, ये सारे यानी कि सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है सेम वर्ड्स फॉर सेम काज, यानी कि ये सारे के सारे सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। लिहाजा ये आपने याद रखना है कि सबऑर्डिनेट, स्टाफ, ये सारे एक ही लफ्ज़ हैं। अच्छा बच्चों, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मिसाल के तौर पर लीडरशिप स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल, सुपरविजन स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स और एडमिनिस्ट्रेटर स्टाइल, ये जो सारे स्टाइल होते हैं बेसिकली ये यानी कि इनके मिसाल के तौर पर यानी कि लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो, सुपरविजन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, इन सब के 3 बड़े स्टाइल होते हैं। यानी कि इनके लिए जो अभी आगे मैं जाके बात करने वाला हूँ ना, यानी कि 3 बड़े स्टाइल की, वो इनके स्टाइल होते हैं। यानी या तो लीडर वो, यानी कि आप उसको लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, सुपरविजन भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं। ये उनके स्टाइल हैं जो कि अभी मैं 3 इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ आगे, तो इसलिए ये सब के लिए बोले जाते हैं। जो पहले मैंने 5 लिखे हैं, ठीक है ना। और अगर इनको मैं थोड़ा सा आसान करूँ तो ये बन जाते हैं कि स्टाइल्स ऑफ, ये प्रिंसिपल का भी स्टाइल हो सकता है, इनमें कोई भी हेड का हो सकता है, बॉस का हो सकता है, मैनेजर का हो सकता है, लीडर का हो सकता है। तो ये स्टाइल जो होते हैं ना, ये इन सब के लिए इस्तेमाल होते हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ आगे जाके। लेकिन उससे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये समझनी भी चाहिए कि बच्चों इन 1939 अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट कोट लेवन led a study that identified 3 core styles of leadership management। यानी कि 1939 को एक बहुत बड़ा जर्मन का माहिर नफ्सियात था जिसका नाम था कोट लेवन। उसने 3 स्टाइल जो हैं ये लीडरशिप के या मैनेजमेंट के या सुपरविजन के मुतारफ़ करवाए हैं। 3 बड़े स्टाइल मुतारफ़ करवाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जहन में ये रखना है कि जो लीडरशिप स्टाइल हैं ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये कोट लेवन ने करवाए थे। अब सवाल ये भी आ सकता है कि कोट लेवन का तल्लुक कहाँ से था। इसका तल्लुक जर्मनी से था, जर्मन था, लिहाजा जर्मनी से इसका तल्लुक था। तीसरा ये है कि उसने ये स्टाइल कब इंट्रोड्यूस करवाए थे, 1939 को करवाए थे। और उसने एक बड़ी खूबसूरत अपनी राय भी दी थी, ओपिनियन भी दी थी। उसने ये कहा था कि हिज रिसर्च शोज
दैट डिफरेंट स्टाइल्स प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। उसने बोला ये जो मैं 3 किस्म के आपको लीडरशिप जो स्टाइल यानी कि इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ ना, यानी कि जो 3 स्टाइल्स हैं, इन तीनों स्टाइलों में से जब कोई भी आप एक स्टाइल यानी कि चुनते हैं तो उसका नतीजा कुछ और होता है, दूसरा चुनते हैं तो उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं, तीसरा आप अडाप्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो ये 3 किस्म के जो स्टाइल हैं ये कूट लेमन ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। वो 3 किस्म के कूट लेमन के स्टाइल कौन से हैं? उनका नाम है, पहले का नाम है अथॉरिटेरियन स्टाइल, दूसरे का नाम है डेमोक्रेटिक स्टाइल, तीसरे का नाम है लेस इज फेयर स्टाइल। अब इनके नाम दूसरे कुछ और भी नाम है साथ इनके जो कि उन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन जो अथॉरिटेरियन है इसके लिए ऑटोक्रेटिक भी नाम कभी इस्तेमाल होता है इसकी जगह पे, कभी इसकी जगह पे ऑटोनमस भी इस्तेमाल होता है, कभी इसकी जगह पे डिक्टेटरशिप भी इस्तेमाल होता है, और किसी जगह पे इसके लिए अथॉरिटेटिव स्टाइल भी इस्तेमाल होता है। अथॉरिटेरियन की जगह पे अथॉरिटेटिव जो स्टाइल है ये भी इस्तेमाल होता है। और दूसरे का नाम है बच्चों डेमोक्रेटिक, इसका दूसरा नाम जो है वो है पार्टिसिपेटिव, यानी डेमोक्रेटिक का जो दूसरा यानी कि नाम है वो पार्टिसिपेटिव यानी कि स्टाइल है। तो ये दोनों का एक ही नाम है। ऊपर जो मैंने बताया 4-5 वो एक ही हैं। जो लेसे फेयर होता है इसका आ जाएगा डेलीगेटिव, तो इसका लेसे फेयर का दूसरा नाम डेलीगेटिव है, डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम पार्टिसिपेटिव है, अथॉरिटेरियन का दूसरा नाम ऑटोक्रेटिक है, ऑटोनमस है, डिक्टेटरशिप है या अथॉरिटेटिव है, और पंजाबी में कहते हैं थानेदार, यानी कि थानेदार साहब जो अपनी मनमानी करते हैं वो होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। तो ये 3 जो कूट लेमन है जर्मन का रहने वाला था, उसने 1939 ईस्वी को ये 3 जो बड़े स्टाइल हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेस इज फेयर। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू लेस इज फेयर स्टाइल। ये स्टाइल आगे भी हो चुका है, यानी कि डिटेल में थोड़ा सा मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। लेसे फेयर मीन्स लेट पीपल डू व्हाट दे विश, लोगों को अपना काम करने दें जो वो करना चाहते हैं, ये इसका मतलब होता है। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो है कि लोगों को जो वो चाहते हैं उनकी मंशा के मुताबिक उन्हें काम करने दें, जो लोग चाहते हैं उनके मुताबिक उन्हें काम करने दें, ये इसका मतलब है। लेसे फेयर का मतलब है लेट पीपल डू व्हाट दे विश। इनका मेन स्लोगन क्या है? इसका जो मेन स्लोगन है बच्चों वो ये है कि डू व्हाट वी से बिकॉज वी से सो, वो करो जो हम कहते हैं क्योंकि हम ऐसा ही कहते हैं। असल में क्या होता है कि एक स्कूल होता है, फर्ज करें वहाँ के एक हेड होता है, हेड का आगे जो स्टाफ होता है, अमला होता है जिसे सबॉर्डिनेट कहते हैं। तो वो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो मिसाल के तौर पे इतने ज़्यादा ताकतवर पावरफुल होते हैं कि वो अपने प्रिंसिपल को, हेड को कुछ भी नहीं समझते, और वो प्रिंसिपल हेड को ये कहते हैं कि डू व्हाट वी से, ए प्रिंसिपल वो करो जो हम कहते हैं, बिकॉज वी से सो, क्योंकि हमारी ये मर्जी है या हम ऐसा ही करते हैं या ऐसा ही कहते हैं। यानी जिस तरह कहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, तो ये प्रिंसिपल को कहते हैं कि हमारी इस इदारे के अंदर मर्जी पूरी होनी चाहिए। अब मैंने नीचे इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से लिखा हुआ है कि डू, ये डू का हुक्म, ये हुक्म किसको देते हैं? ये हेड को कहते हैं। व्हाट वी से मुराद है ये स्टाफ होता है, यानी कि हेड को स्टाफ कहता है कि करो, बिकॉज क्योंकि वी यानी स्टाफ कहता है से सो, हम ऐसा कहते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि डू यानी कि हुक्म किसको दिया जाता है लेसिस फेयर स्टाइल में? प्रिंसिपल को, हेड को, बॉस को दिया जाता है जो बेचारा कमज़ोर होता है, कठपुतली होता है, किसी कमज़ोर फैमिली का होता है, कमज़ोर सलीतों का मालिक होता है, या सिफारशी होता है। यहाँ क्या होता है? सिफारशी होता है। तो उसको फिर लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि जो अमला होता है उसकी कोई बात नहीं मानता, उसको कहता है कि वो करो जो हम कहते हैं। तो ये बच्चों आपने लेसे फेयर के बारे में याद रखना है। इसके मेन पॉइंट क्या हैं लेसे फेयर के? ये जितने मेन पॉइंट हैं ये सारे आपने तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें से कई वो 5-7 यानी कि पेपर में आते हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इनका तल्लक, इस लाइन का तल्लक किसके साथ है, ये लाइन किसके लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे पहला लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट इंटरफेयर द मैटर्स,
यानी कि इसका मतलब है कि लेसे फेयर जो स्टाइल होता है वो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो किसी किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। यानी कि जो स्टाफ के लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके कामों में, जो अमला होता है उनके कामों में किसी किस्म की जो रुकावट है वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि हेड या प्रिंसिपल नहीं कर सकता। तो किस स्टाइल में नहीं कर सकता? लेसे फेयर स्टाइल में नहीं कर सकता। आगे नंबर 2 है, ये 2 लिखा नहीं हुआ, ये असल वो वाइट है इसलिए लिखा हुआ है लेकिन वाइट कलर में है। दे शो लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस इदारे के अंदर लेसिस फेयर स्टाइल होता है वहाँ का जो अमला होता है वो ना तो उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होती है और ना ही उनके अंदर दिलचस्पी होती है। दिलचस्पी का भी फुकदान होता है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर कोई नहीं होती। आगे बच्चों नंबर 3 क्या है? सबॉर्डिनेट्स एंजॉय लिमिटलेस फ्रीडम। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों के जो मातहत अमला काम कर रहा है, मैं पहले ये तशरीह बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जो मातहत होते हैं वो मिसाल के तौर पर लामहदूद किस्म की उनको आज़ादी हासिल होती है। जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन्हें लामहदूद किस्म की आज़ादी हासिल होती है, वो आज़ादी एंजॉय करते हैं जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं। सबॉर्डिनेट्स एंजॉय लिमिटलेस फ्रीडम, यानी कि अमला जो होता है, क्योंकि प्रिंसिपल को वो कुछ नहीं समझते, हेड को वो कुछ नहीं समझते, उनके अपने ग्रुप बने होते हैं, लिहाजा वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल आते हैं, स्कूल से जाते हैं, स्कूल मर्ज़ी से काम करते हैं, मर्ज़ी से खाते पीते हैं। दिल आ गया तो क्लास में चला गया, दिल आया तो ना क्लास में गया। तो इस तरह की यानी कि मामलात वहाँ पे होते हैं। तो लिमिटलेस फ्रीडम ये याद रखना, सबॉर्डिनेट्स एंजॉय लिमिटलेस फ्रीडम, ये किस में होता है? लेसे फेयर स्टाइल में होता है। आगे नंबर 4 है, सबॉर्डिनेट्स डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइंस। जो अमला होता है, जो स्टाफ होता है, वो बिल्कुल ही जो कवानीन होते हैं इदारे के या रहनुमा उसूल होते हैं उनको पर कोई अमल नहीं करते। यानी कि जो मतलब वो मातहत अमला होता है वो जो भी कवानीन आते हैं कि आप इन कवानीन पे अमल करें, ये करें, वो करें, या रहनुमा उसूल वगैरह बताए जाते हैं उनको फॉलो नहीं करते, उन पर कोई अमल दरामद नहीं करते। आगे नंबर 5 है बच्चों के फोकस इज ऑन स्टेटस को। हर जो बंदा है वो उसको अपनी अपनी पड़ी होती है, वो अपने अपना यानी कि स्टेटस को बताता है जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा। हर एक अपनी अपनी कुव्वत चमकाने के चक्कर में होता है, उनको किसी का कोई एहसास नहीं होता। वो कहते हैं जी कि हम ये हैं, हम ये थे, हमने स्कूल के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, हम यहाँ पर मर्जी काम करें या ना करें। तो बात यह है कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है, अपने स्टेटस के ऊपर होता है, काम के ऊपर फोकस नहीं होता। स्टेटस को पे फोकस होता है, काम पे फोकस नहीं होता, ड्यूटी पे नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं होता। नंबर 6 है डिसीजंस आर मेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडरशिप। जो भी फैसले होते हैं वो कौन करता है? हेड उसमें शामिल ही नहीं होता और टीचर फैसला कर रहे होते हैं। हेड उसमें, बॉस उसमें शामिल नहीं होता और एम्प्लॉइज फैसला कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल शामिल ही नहीं होता और टीचर फैसला कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं डिसीजंस आर मेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप होती है, यहाँ पे लीडरशिप से मुराद एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप से मुराद हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये मैंने पहले बताया आपको। नंबर 7 है स्टाफ मेंबर्स वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल। जो स्टाफ के लोग होते हैं, जो अमला होता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकता। आपने उनका दिल आया तो काम कर लिया, दिल आया तो घर आ गया, वापस मोटरसाइकिल बुकी कमारी और घर आ गया। दिल आया तो क्लास में पीरियड लगा हुआ है लेकिन वो सब जाके कैंटीन पे चाय पी रहे हैं। तो ये बात है कि उसके बाद नंबर 8 है डू व्हाट वी से बिकॉज वी से सो। यानी कि इसमें सारा अमला एक होता है और वो कहता है जी कि हम अपने प्रिंसिपल को जाके धमकी देते हैं, प्रिंसिपल को थ्रेट करते हैं, कहते हैं प्रिंसिपल इस स्कूल में वही काम होगा जो हम चाहेंगे और
वो नहीं होगा जो हम नहीं चाहेंगे। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं, यहाँ पे हमारी मर्जी चलेगी। तुम कौन होते हो हमारे काम में टांग अड़ाने वाले? तो इस तरह का स्टाइल होता है वहाँ पे। इसको कहते हैं डू व्हाट वी से बिकॉज वी से सो। इसका बच्चों एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज सिर्फ इसका एक है, लेसिस फेयर स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन favors the institutions or organization with highly professional members who are responsible, expert and experienced। और बच्चों इदारे के अंदर जो हेड होता है, बॉस होता है, प्रिंसिपल होता है, उसे तो जरूरत कोई नहीं होती कि वो किसी को कह सके जाओ क्लास में जाके काम करो, बच्चों को ये करो, हुक्म की पैरवी करो, रूल्स फॉलो करो। स्कूल के बारे में कोई भी याद देने की पोजीशन में नहीं होता, इसलिए कि उसकी बात ही नहीं कोई मानता। तो लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसे इदारे में बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, जुम्मेदार लोग हैं, नेक लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, खुदा से डरने वाले लोग हैं, तो अपना काम सही करते हैं। और आपको पता है कि हर इदारे में तो जब तक प्रिंसिपल का डर ना हो, मैं अक्सर कहता हूँ अपने तालिब इल्मों को कि ये जो सड़क होती है ना, सड़क पे काम करने वाले को कुल्ली कहते हैं। वो जो 5-7 कुल्ली होते हैं ना, वो भी काम नहीं करते अगर उनके ऊपर मेट मौजूद ना हो। मेट बोल समझ लें कि मेट एडमिनिस्ट्रेटर समझ लें। अगर मेट नहीं है ना वहाँ पे, तो वो भी काम नहीं करेंगे। कोई एक आध होगा जो खुदा से डरता है और ये समझता है कि मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, मैं हलाल कमाई करूँ, वो थोड़ा सा एहसास करेगा, वरना कोई बंदा एहसास नहीं करता। जैसे खौफ खुदा नहीं है, वो एहसास नहीं करता। तो कहते हैं कि लेसे फेयर में सिर्फ लोग जो हैं वही सही काम करते हैं कि जिनको ना तो यानी कि जो ज़्यादा ना काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सासी ज़िम्मेदारी होता है, यानी कि वो प्रिंसिपल की जो टार होती है ना वो नहीं सुनना चाहते हैं, और चूंकि वो अल्लाह से डरते हैं इसलिए वो अपना काम सही करते हैं। यानी कि जो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तजर्बाकार हैं, वो लेसिस फेयर में सही काम करते हैं। बाकी जो कम शोर हैं, 2 नंबर हैं, तो वो तो ग्रुप वगैरह बना के रखते हैं कि हमें को काम ना करना पड़े। इसके अलावा नंबर 2 है, जिन इदारों के अंदर इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट के आस, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। यानी कि जो लेसिस फेयर स्टाइल है इसके नुकसान अभी आ रहे हैं आपके सामने। बच्चों पहला नुकसान ये होता है, इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट के आस डिसऑर्डर, अनार्की एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। जो इदारे हैं के आस का मतलब होता है कि वहाँ पे बद अमनी होती है, यानी कि एटियास अफरा तफरी नहीं होती है, एक अफरा तफरी का समान होता है। यानी कि जैसे पता चलता है जी लोग मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई मतलब है कि कोई गड़बड़ हुई है, यहाँ पर कोई जैसे बम वगैरह फट जाते हैं तो उसके बाद लोगों की अफरा तफरी की क्या हालत होती है, उसको बोलते हैं केयास, अफरा तफरी या बद अमनी सी होती है माहौल के अंदर। डिसऑर्डर बदनज़मी, यानी कि वहाँ पे कोई नज़म नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर बदनज़मी होती है। और उसके बाद बाद में बात करना, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं रिफ्लेक्ट के आस डिसऑर्डर, अनार्की एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। जो इदारे हैं वहाँ पे बदअमनी होती है, बदनज़मी होती है, उजारादारी होती है और डिसिप्लिन नामी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये कहाँ पे ऐसा होता है, जिस वक्त लेसिस फेयर स्टाइल किसी भी इदारे के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी NGO के अंदर, किसी फाउंडेशन के अंदर होती है, कॉलेज में होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, तो उस वक्त वो जो इदारा होता है वहाँ पर बदअमनी, अफरा तफरी, बदनज़मी, इजारादारी और डिसिप्लिन जो होता है उसका नामो निशान तक नहीं होता। दूसरा नुकसान लेसिस फेयर स्टाइल का क्या होता है कि क्वालिटी इज डिक्लाइंड, यानी कि वहाँ पे जो क्वालिटी होती है वो दिन ब दिन रूबाए ज़वाल होती है।
दिन ब दिन वो तबाह हो रही होती है, दिन ब दिन वो ख़राब हो रही होती है। यानी कि क्वालिटी से क्या मुराद है? क्वालिटी में स्कूल की फेम भी आ जाती है, क्वालिटी में जो काम जिस इदारे में किया जाता है उस काम की जो प्रोग्रेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप इससे मुराद, क्वालिटी से मुराद अगर एक इदारा है, स्कूल कॉलेज है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं कि पढ़ाई कैसी है। तो अगर किसी इदारे के अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर अगर लेसिस फेयर स्टाइल है तो वहाँ पर पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। वहाँ पर पढ़ाई की समझ लें कि वहाँ पे जो पढ़ाई है वो नहीं होगी, सही तरीके से नहीं होगी, उसका जनाजा निकल जाएगा पढ़ाई का। और अगर फ़र्ज़ करें किसी कंपनी के अंदर है, उस कंपनी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती है, तो वो चीज़ें जो होंगी ना वो 2 नंबर और ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी NGO के अंदर है तो NGO में हर एक बंदा यानी कि अपने बास को पाँव तले रोनता हुआ बड़ा अफसर बनने की कोशिश करेगा, दूसरों को यानी कि दूसरों के साथ मतलब है वो सही अपना काम नहीं करेगा, सही तरीके से वो काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनके जो जिस काम के लिए उन्होंने वो अपनी NGO वगैरह बनाई होती है वो काम उनका मुतासर होगा। तो क्वालिटीज डिक्लाइंड, इसका तल्लुक है लेसिस फेयर स्टाइल से, ये याद रखिएगा। नंबर 3 है बच्चों के देयर इज डिक्लाइन इन नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनलिज्म। जिन इदारों में लेसिस फेयर स्टाइल होता है वहाँ पर कोई भी कवायद ज़वाबित नहीं होते, वहाँ पर कोई म्यार नहीं होता, वहाँ पर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। नाम्स होते हैं बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस, और स्टैंडर्ड्स होते हैं म्यार। तो उन इदारों में कोई म्यार वगैरह नहीं होता। क्योंकि आप लोग एजुकेशन के हैं तो हम ये बात अगर कर रहे हैं तो ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो ऐसे स्कूलों के अंदर कोई कवानीन नहीं होते, कोई म्यार नहीं होते, कोई भी यानी कि प्रोफेशनलिज्म वगैरह वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। कहाँ नहीं होता? जिन इदारों में लेसिस फेयर स्टाइल होता है। लेसिस फेयर स्टाइल से क्या मुराद है कि जिन स्कूलों में जो अमला होता है, स्टाफ होता है, वो भारी होता है और प्रिंसिपल को वो घास भी नहीं डालता, वहाँ पर इस तरह के मामला होते हैं। आगे बच्चों, दिस स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिटेरियोरेट्स द सिस्टम। ये जो स्टाइल है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सिस्टम को दिन ब दिन कमज़ोर करता है, दिन ब दिन बुरे से बुरे हालात की तरफ ले जाता है, बद से बदतर की तरफ हालात चले जाते हैं। ये मतलब होता है डिटेरियोरेट्स, वर्सनिंग डे बाई डे, दिन ब दिन ख़राब। कोई भी इदारा है, उस इदारे में प्रिंसिपल पहले बहुत अच्छा था, बड़ा पावर वाला था, तो स्कूल का निज़ाम सही चलता रहा। जैसे कोई बेचारा कमज़ोर प्रिंसिपल आ गया, उसकी अपने स्टाफ के साथ लगती नहीं थी, तो वो जो स्टाफ है उन्होंने एका कर लिया। अब वो जब एका हो गया तो वो तो प्रिंसिपल की बात मानते नहीं हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर उनके जो पूरे स्कूल का जो सिस्टम है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? कमज़ोर होता चला जाएगा। आगे बच्चों नंबर 5 है, इट प्रोमोट्स प्रेशर ग्रुप्स विच नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेसिस फेयर जो स्टाइल होता है, इसकी वजह से प्रेशर ग्रुप पैदा होता है जो कि मनफी असरात छोड़ता है, और जो स्कूल का जो हेड होता है उस पर भी उसके मनफी असरात होते हैं। इट प्रोमोट्स प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप जो है ना, ये कोशिश करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हेड है इसको दबा के रखें, इससे इसकी ऐसी बोलती बंद करेंगे या हमें कोई आर्डर ना कर सके, यहाँ पर कोई आर्डर ना चला सके। वो बेचारा भी तनख्वाह लेने के चक्कर में, आमतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है, यहाँ पर जो स्टाफ होता है उनकी सियासत वगैरह में तल्लुकात ज़रा मजबूत होते हैं, किसी MLA वगैरह के साथ तल्लुकात होते हैं, तो वहाँ पर किसी गरीब ख़ानदान का कोई हेड मास्टर वगैरह चला जाए तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो इट प्रोमोट्स प्रेशर ग्रुप, ये पेपर में इतना भी आ सकता है, इट प्रोमोट्स प्रेशर ग्रुप। तो ये प्रेशर ग्रुप किसके अंदर पैदा होता है? ये लेसिस फेयर के अंदर होता है। फिर क्या करता है? विच नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, जो कि अपने मनफी असरात छोड़ता है द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल का जो हेड होता है उसके ऊपर। तो मतलब ये है कि जो प्रेशर यानी कि लोगों का प्रेशर ग्रुप होता है, ये बेसिकली इदारे को नुकसान पहुँचाता है। तो ये हुआ बच्चों अभी मुकम्मल, जो पहला हिस्सा है ये अभी मुकम्मल हो चुका है। अभी हम चलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल पे,
ये दूसरा स्टाइल है। इट इज़ अपोजिट टू अथॉरिटेटिव स्टाइल। डेमोक्रेटिक जो स्टाइल होता है ये अथॉरिटेटिव का उल्ट होता है। इसका स्लोगन क्या है, यानी कि आपने इन तीनों के जो स्लोगन है ना, ये खास तौर पे याद रखने हैं जो तीनों के स्लोगन हैं। पहले का स्लोगन याद है ना, क्या है? पहले का स्लोगन है कि डू व्हाट आई से बिकॉज, डू व्हाट वी से बिकॉज वी से सो। डू वो करो, व्हाट वी डू व्हाट वी से जो हम कहते हैं, बिकॉज वी से सो क्योंकि हम ऐसा कहते हैं। और अभी जो आगे डेमोक्रेटिक स्टाइल इसमें है, इसका स्लोगन है कि वी हैव टू डू बिकॉज वी आर ए टीम। इनका नारा ये है कि हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हम एक टीम है। ये इनका स्लोगन है। इसके फीचर क्या हैं? ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे आपके एनटीएस के पेपर में आते हैं। इनमें कोई एक आ सकता है, जैसे देयर इज शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब ये होता है बच्चों के मिलजुल के काम करना, मशवरे के साथ काम करना। लेसिस फेयर में होता है कि प्रिंसिपल को कोई भी नहीं पूछता, अमला ही सब कुछ होता है। डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है, जो कि कूट लेमन ने हमें बताया है कि इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेटिक में ये जमहूरी तर्ज अंदाज होता है। यानी कि ये जमहूरी अंदाज होता है जिसके अंदर जो हेड होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने मातहत जो अमला होता है उनके साथ मशावरत वगैरह करता है। उसमें जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको बड़ी इज्जत की निगाह देखता है। कोई भी बात करनी हो, मामला करना हो तो पहले मशवरा करता है। बाज़ औक़ात मशवरे पे अमल कर लेता है, बाज़ औक़ात यानी कि अमल नहीं भी करता, लेकिन उस ना अमल करने की वो एक वाज़ह दलील देता है। तो इस तरह वहाँ के जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो अपने प्रिंसिपल से बहुत। तो ये बच्चों अभी जो हमने लेसिस फेयर स्टाइल पढ़ा, अभी हम डेमोक्रेटिक स्टाइल पढ़ रहे हैं। ये स्टाइल वो स्टाइल होता है जो कि बहुत अच्छा समझा जाता है, और इसका दूसरा नाम पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या लीडरशिप होता है। इनका जो वाज़ह नारा है वो ये है कि वी हैव टू डू बिकॉज वी आर अ टीम, यानी कि हमने काम करना है क्योंकि हम एक टीम है। ये इनका स्लोगन है। इसके फीचर जो हैं, ये पहला नंबर ये है कि देयर इज़ शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है उसमें तावन होता है और एक दूसरे से मशवरा वगैरह किया जाता है। मशवरे के बाद सारा कुछ फाइनल किया जाता है। यानी कि मीटिंग्स होती हैं, मशवरे होते हैं। लेसिस फेयर में तो जो अमला होता है वो अपने प्रिंसिपल को कोई लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो अपने अमले को साथ लेके चलता है, अपने स्टाफ को साथ लेके चलता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ सिंपैथेटिक एंड शो फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो हेड होता है, प्रिंसिपल होता है, वो बहुत ही रहमदिल होता है, और वो बाज़ औक़ात अगर स्टाफ से कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वहाँ पर वो लचक भी दिखा देता है, यानी कि ताउन भी करता है। बाज़ होते हैं ना प्रिंसिपल के सुबह 8 बजे का टाइम है और अगर आप लोग 8 बजे नहीं आएंगे तो उसके बाद क्या होगा जी कि वो गैर हाज़िरी लग जाएगी या आपके मतलब आधे दिन के पैसे कट जाएंगे। इस तरह के रूल्स बने होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक स्टाइल वाला प्रिंसिपल होता है ना, वो कहते हैं चलें कोई बात नहीं, आइंदा ज़रा एहतियात करना, वो थोड़ा रिलैक्स दे देता है। और अगर कोई बंदा ज़्यादा दूर से आता हो तो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम 10 मिनट लेट आ जाया करो। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों नंबर 3 है रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू सबऑर्डिनेट्स। जो मातहत अमला होता है, काम करने वाले लोग होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनकी इज़्ज़त भी की जाती है डेमोक्रेटिक स्टाइल में, और उनको अहमियत भी दी जाती है डेमोक्रेटिक स्टाइल में। यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर इंसानों को इंसान समझा जाता है, इंसानों को इज़्ज़त और मकाम और वक़ार दिया जाता है। तो ये 3 फीचर हैं जो कि डेमोक्रेटिक स्टाइल से हैं। देयर इज़ शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ सिंपैथेटिक एंड शो फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स। नंबर 4 है फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर आर केयर्ड। यानी कि जो प्रिंसिपल हेड होता है वो दूसरों के जो जज्बात होते हैं और जो एहसासात होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है।
प्रिंसिपल का जी नहीं चाहता किसी का दिल दुखाने का। प्रिंसिपल, और सच्ची ये बात है बच्चों, जिस इदारे में इस तरह के प्रिंसिपल होते हैं कि जो कि अपने सबॉर्डिनेट का बहुत ख्याल रखते हैं, फिर वो जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो फिर ऐसे प्रिंसिपल या हेड के लिए अपनी जान भी देते हैं और सही ईमानदारी से काम करते हैं और सही तरीके से काम करने के लिए वो मतलब हतुल मकदूर कोशिश करते हैं और ताउन करते हैं। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों के देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट। डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर बात करने की भी आज़ादी होती है और अपना नुक्ता नज़र बयान करने की भी आज़ादी होती है और अपनी सोच समझ की भी आज़ादी होती है। इसमें कोई अफरा तफरी का सामान नहीं होता, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती किसी किस्म की। तो यानी कि इजहार राय और तखय्युल ख्यालात ये सारे यानी कि बंदा शेयर कर सकता है अपने प्रिंसिपल से, चाहे मीटिंग हो रही है, चाहे मीटिंग के अलावा कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिस तरह भी है ये आसानी के साथ मशवरा किया जा सकता है और जो स्टाफ है वो अपने हालात का इज़हार कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे फैसला साजी में शामिल होते हैं। देखें जी कि प्रिंसिपल बुलाता है, अपने स्टाफ मीटिंग करता है, तो उसमें कहता है जी कि ये हमें एक मसला आ रहा है, अब इस मसले के लिए हम क्या करें। तो सारे टीचर अपनी अपनी राय देते हैं। जो टीचर पुराने होते हैं, ज़रा एक्सपर्ट होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर राय देते हैं और प्रिंसिपल कहता है जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसी तरह हम अमल करते हैं। तो इस तरह मौका दिया जाता है सबको अपनी अपनी राय देने का। तो यह था बच्चों। आगे नेक्स्ट नंबर 7 है, जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसका बड़ा खास फीचर है। नंबर 7, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द टास्क इज कलेक्टिव। बच्चों कलेक्टिव का मतलब होता है इज्तिमाई तौर पर एक होना। तो कहते हैं जी कि कोई भी जो टास्क है उसको जो हासिल करने की जिम्मेदारी होती है वो इज्तिमाई तौर पे सबकी होती है। यानी जब एक टास्क दे दिया जाता है तो उसमें सब की कोशिश होती है कि हम सब मिलकर इस टास्क को अच्छे तरीके से करें। हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी दिलजमी के साथ वो जो टास्क होता है उसको करने की वो कोशिश करता है। ये कहाँ पे होता है ऐसे? डेमोक्रेटिक स्टाइल में। बच्चों कहाँ पे होता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ अचीविंग द टास्क इज कलेक्टिव, सबकी इज्तिमाई होती है। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट आ रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। और वो पॉइंट ये है, पावर्स यानी पावर्स आर डेलीगेटेड एंड शेयर्ड। इसका मतलब होता है कि पावर का यहाँ पे मतलब होता है कि इख्तियार या यानी काम करने का अलग से एक ओहदा, इख्तियार ही आप समझ लें या कुव्वत समझ लें कि कुव्वत दे दी जाती है या इख्तियार दे दिया जाता है। डेलीगेटेड किसको दे दिया जाता है? दूसरे लोगों को, टीचरों को। एंड शेयर्ड, और ये जो इख्तियार होता है इसको तकसीम कर दिया जाता है। बच्चों देखें, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल हेड होता है, वो आगे से स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए सेक्शन हेड्स बना देता है। FA लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे, मिडिल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे और प्री नर्सरी लेवल पे सेक्शन हेड बन जाते हैं। अब जो काम प्रिंसिपल ने डायरेक्ट सारा देखना था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को, 9th 10th को, 5 6 7 8 को, 1 to 5 को, सारी क्लासों को देखना था। अब प्रिंसिपल तो ईजी हो गया, उसने तो 5 बंदों को लगा दिया सेक्शन हेड्स को। अब उसने अगर पूछना है तो उन 5 बंदों से पूछना है, 5 बंदों से, यानी कि उन्होंने मतलब ये जो उन्होंने सेक्शन हेड बनाए होंगे उनसे जाकर उसने रिपोर्ट वगैरह लेनी है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पावर्स आर डेलीगेटेड एंड शेयर्ड। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बाज़ औक़ात ये भी लिखा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डेलीगेटेड एंड शेयर्ड। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो उसमें क्या होता है कि स्कूल में देखें कि कम से कम 10 किस्म के काम होते हैं जो मेन करने होते हैं।
उसमें क्या होता है, जो मेन काम करना होता है, स्कूल में बज़्म अदब होता है, उसके लिए काम किसी एक को दे दिया जाता है। वहाँ पर स्कूल के अंदर स्टॉक लाइब्रेरी रजिस्टर होता है, वो टास्क किसी को दे दिया जाता है। लेबॉर्ट्री होती है, वो टास्क किसी को दे दिया जाता है। असम्बली होती है, वो टास्क किसी को दे दिया जाता है। स्कूल के अंदर क्वालिटी अपलिफ्ट यानी कि ग्रूमिंग यानी क्वालिटी एक यानी कि कमेटी होती है, यानी कि उसका इख्तियार दे दिया जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये तकसीम कर दी जाती हैं। और ऐसा कहाँ पे होता है, जिन इदारों में डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। ख़ास तौर पर वहाँ पर एक वाइस प्रिंसिपल भी होता है, सेक्शन हेड्स वगैरह भी होते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज भी होता है। डिसिप्लिन इंचार्ज पूरे स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसका ख्याल रखता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पावर्स आर डेलीगेटेड एंड शेयर्ड। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल में ऐसा होता है और इसलिए इस स्टाइल को सबसे बेहतरीन स्टाइल समझा जाता है। उसके बाद बच्चों आगे हैं ऑल मेंबर्स। इसका एडवांटेज क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसके मैंने मेन बातें तो आपको बता दी हैं इंट्रोडक्शन। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें बच्चों इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ऑल मेंबर्स फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग टारगेट्स। यानी कि जितने भी अरकान होते हैं, यानी कि अरकान से यहाँ पे मुराद जो स्टाफ होता है, वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए एक इसे आम ज़िम्मेदारी महसूस करता है। यानी कि जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं जी कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, लिहाजा हमने अपना जो टारगेट है इसको अचीव करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा बच्चों होता है डिसीजंस आर कलेक्टिवली मेड एंड मेंबर्स वर्क हार्ड टू अचीव। सारे मेंबर स्टाफ के मिल के इकट्ठे फैसला करते हैं और उस काम को हासिल करने के लिए बेशुमार मेहनत करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, डिसीजंस मिल के बनाए जाते हैं और जो सारे के सारे जो मेंबर हैं, लोग हैं, वो अपने मकसदों को हासिल करने के लिए अशद मेहनत करते हैं। उसके बाद आ गया बच्चों इट पेव्स द वे फॉर अल्टरनेटिव लीडरशिप बाय डेलीगेशन ऑफ पावर्स। बच्चों बलूंगड़ो इसका मतलब ये है कि इट पेव्स द वे फॉर अल्टरनेटिव लीडरशिप बाय डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जब स्कूल का जो हेड है वो मुख्तलिफ किस्म के अख्तियारात अपने अमले को देता है, जैसे मैंने आगे बताया कि किसी को वाइस प्रिंसिपल बना देता है, किसी को असिस्टेंट बना देता है, किसी को सेक्शन हेड यानी कॉलेज लेवल का बना देता है, किसी को सेक्शन हेड मैट्रिक लेवल का बना देता है, सेकेंडरी लेवल का, किसी को मिडिल लेवल का। तो बच्चों जिस वक्त कल ज़रूरत पड़ती है ना प्रिंसिपल को, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ती है बड़े यानी प्रिंसिपल को ज़रूरत पड़ती है मैं किसी के उसका वाइस प्रिंसिपल जा रहे हैं तो मैं वाइस प्रिंसिपल किसको लगाऊं, तो वो फिर बाकी लोगों की कारकर्दगी देखता है। जो बंदा ज़्यादा एक्टिव होता है उसको वाइस प्रिंसिपल बना देता है। अगर फर्ज करें सेक्शन कॉलेज का सेक्शन हेड कहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पर उसी लेवल का आदमी लाने के लिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव लीडरशिप, या मतलब लाने के लिए वो बाकी सेक्शन हेड को देखेगा कि जो 10वीं का क्लास का सेक्शन हेड है वो ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ के 8वीं का ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ के 5वीं का ज़्यादा एक्टिव है। जो ज़्यादा एक्टिव होगा उसको यानी कि कॉलेज लेवल पे लगा देगा और 5वीं लेवल पर किसी और का इंतखाब कर लेगा। तो इससे मुराद ये है, या फ़र्ज़ करें एक प्रिंसिपल है या एक बास है, फ़र्ज़ करें वो बास अपनी एक और कंपनी खोलना चाहता है, वो बास अपने 2-3 और कंपनियां खोलना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, तो वो मिसाल के तौर पर अपने ही पहले इदारे से बाज़ लोगों को अल्टरनेटिव लीडर के तौर पर मुंतखब करेगा और वहाँ पर उनको भेज देगा कि तुम जाओ जाके वहाँ पर काम करो इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह यानी कि और ऐसा किसके अंदर होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर होता है, जिसमें लोगों को तरक्की करने का मौका मिलता है, जिसमें लोगों को बड़े ओहदों तक पहुँचने का मौका मिलता है।
जिसमें लोगों को यानी कि आइंदा मुस्तकबिल अच्छा यानी कि मुस्तकबिल का मौका मिलता है। आगे बच्चों नंबर 4 है इट प्रोमोट्स क्रिएटिव एनवायरनमेंट विच लीड्स टूवर्ड्स प्रोग्रेस। जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है इसमें बेसिकली एक तख्लीकी माहौल पैदा होता है, क्योंकि सारे लोग सारे दिमाग मिल के बेहतरी का सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे तरक्की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस इसलिए होती है कि सब मिल के बड़ा सोच रहे होते हैं, प्रोग्रेस इसलिए होती है कि सारे मिल के अच्छा सोच रहे होते हैं, प्रोग्रेस इसलिए हो रही होती है कि सारे मिल के माहौल को बेहतर बनाने का सोच रहे होते हैं, प्रोग्रेस इसलिए होती है कि सब सच्चा और सुच्चा सोच रहे होते हैं, प्रोग्रेस इसलिए हो रही होती है कि वो सारे के सारे इदारे से उन्हें इज्जत मिल रही होती है, तो वो चाहते हैं कि हम भी अपने इस इदारे को बाइज्जत बना दें। उसके बाद आ गया बच्चों इट प्रोमोट्स सेल्फ कंट्रोल। इट प्रोमोट्स सेल्फ कंट्रोल। ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है इससे क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल जो होता है ना ये इम्प्रूव होता है, सेल्फ जो कंट्रोल है ना ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ कंट्रोल क्या चीज़ होती है। बच्चों सेल्फ कंट्रोल बेसिकली ये कुछ ऐसी यानी कि करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि टीचरों के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि असातिज़ा के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्फ कंट्रोल से मुराद आपका गुस्सा भी हो सकता है, यानी कि अपने ज़बत पे काबू पाना, अपने गुस्से पे काबू पाना, अपनी बुराइयों पे काबू पाना, अपने यानी कि देखें कि अगर एक इदारे का जो सिस्टम है वो सही नहीं होगा तो वहाँ पर बैक बाइटिंग होगी, गिबत होगी, लेग पुलिंग होगी, वहाँ पर गाली गलौज का निज़ाम होगा। तो जिस वक्त डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है तो यहाँ पर सारे सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं और किसी किस्म की गड़बड़ या दो नंबरी या बदकिरदारी, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, स्लैंडरिंग, ब्लेमिंग इस तरह का कोई मामला नहीं होता। तो इसलिए कि डेमोक्रेटिक स्टाइल में सारे लोग समझ रहे होते हैं कि हमने एक दूसरे को इज्जत देनी है, लिहाजा वो अपनी बुराइयों पे अपने नेगेटिव जो सोचें उन पर काबू रखते हैं। उसके बाद नंबर 6 है इट रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। बच्चों बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो हेड होता है उस तक तो लोगों की अप्रोच ही कोई नहीं होती। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट का मुंह देखना पसंद नहीं करता, वो उनसे बात करना पसंद नहीं करता, वो उनसे टॉकिंग करना पसंद नहीं करता, वो उनसे मशवरा करना पसंद नहीं करता, वो उनको लिफ्ट कराना पसंद नहीं करता, वो उनके साथ मामला तय करना पसंद नहीं करता। लेकिन डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर ये जो फासले होते हैं ये सब मिट चुके होते हैं। इनमें क्या होता है इट रिड्यूसेस डिस्टेंस, ये फासले को कम कर देता है डेमोक्रेटिक स्टाइल बिटवीन, वो फासला जो सबॉर्डिनेट अमले के एंड एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल के दरमियान होता है, उस फैसले को ख़त्म कर, फासला वो ख़त्म हो जाता है। प्रिंसिपल आराम से अपने अमले से बात करता है, स्टाफ से, और स्टाफ जो बड़े अदब से अपने प्रिंसिपल से बातचीत कर सकता है, अपने मसाइल बयान कर सकता है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। इस वजह से मामला ठीक रहते हैं। आगे बच्चों नंबर 7 है इट इनहांसेस मोटिवेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। जो स्टाफ होता है उनके दरमियान जो मोटिवेशन होती है इसको ग्रूम अप किया जाता है, इसको बूस्ट अप किया जाता है, इसको बेहतर किया जाता है। यानी कि इट इनहांसेस, इट से मुराद डेमोक्रेटिक स्टाइल इनहांसेस, यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है ये बेहतरी लाता है मोटिवेशन में, तहरीक में, तरगीब में, दूसरों के अंदर अच्छा असर पैदा करने में। अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ हैं उनके अरकान के दरमियान में डेमोक्रेटिक स्टाइल की वजह से एक मोटिवेशन पैदा होती है। और वो मोटिवेशन क्या होती है कि हमें सबको मिल के काम करना चाहिए, हम सबको एक होके काम करना चाहिए, हम सबको स्कूल की भलाई के लिए काम करना चाहिए, हम सबको स्कूल के लिए ताउन करना चाहिए। आगे बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं
और ये जो डिसएडवांटेज है वो भी मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं शेयर करूँ। यानी डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों, पहला डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स फ्रीडम क्रॉसेस इट्स बाउंड्रीज। बाज़ औक़ात जो आज़ादी होती है अपनी हदों से बाहर निकल जाती है। यानी कि इसका एक थोड़ा सा ये है डेमोक्रेटिक स्टाइल में कि अगर हम ज़्यादा स्टूडेंट यानी कि स्टाफ को आज़ादी दे देंगे तो वो जो आज़ादी है उनके लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकती है और वो आज़ादी जो उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नंबर 2 है द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। यानी कि जो इख्तलाफ राय होता है उसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चों, इख्तलाफ राय का मतलब ये है कि जब एक प्रिंसिपल एक मसला बताता है अपने सारे स्टाफ को और मीटिंग कर रहा होता है उनसे और कहता है कि यार ये मेरा एक मसला है जो स्कूल को हमें दरपेश है, इसका क्या हल किया जाए। अब अगर 20 लोग बैठे हुए हैं मशवरा करने के लिए, 7-8 एक तरफ राय देते हैं, 7-8 एक तरफ राय देते हैं और हर एक ये समझते हैं कि हमारी राय ज़्यादा मजबूत है, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। तीसरा, एवरी पर्सन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू हिज ओन आइडियाज़ एंड इग्नोर्स द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। क्या होता है कि जब मीटिंग हो रही होती है तो उसमें जो नए लोग होते हैं, लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कम तजर्बाकार होते हैं, वो अपनी बात को मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो भूल जाते हैं बाज़ औक़ात कि हमसे बड़े और हमसे जो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात थोड़ा सा मसला पैदा होता है। आगे नंबर 4 है बच्चों, इट प्रोमोट्स नेगेटिव क्रिटिसिज्म। बाज़ औक़ात इसकी वजह से जो मनफी तनकीद है वो भी पैदा होती है बाज़ औक़ात। नंबर 5, एवरी पर्सन डज नॉट पोजेस साउंड थिंकिंग एंड जजमेंट। यानी कि जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार अपने स्टाफ के ऊपर करता है और ज़रूरी नहीं होता कि जो स्टाफ है उनका तजर्बा भी सही हो, उनकी जो सोच है, थिंकिंग है वो भी सही हो। तो बाज़ औक़ात यानी कि इससे नुकसान भी हो जाता है। बाज़ औक़ात अक्सरियत में ऐसा प्रिंसिपल फैसला कर देता है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। नंबर 6 है मेंबर्स ऑफ स्टाफ इंक्लाइन टूवर्ड्स ओपिनियंस व्हिच सर्व देयर ओन इंटरेस्ट्स। बच्चों, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि जिस इदारे के अंदर डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है उस स्टाइल के तहत जितने भी वहाँ पे लोग काम करने वाले होते हैं वो चूँकि आज़ाद होते हैं, तो जब वो आज़ाद होते हैं तो वो अपने नफ़ा हासिल करने के लिए कोई ऐसे सारे मिल के कोई ऐसे राय बना देते हैं और ये फैसला करते हैं कि जब प्रिंसिपल हमसे मीटिंग करेगा तो हम सब मिल के ये राय देंगे। तो जब वो प्रिंसिपल मीटिंग करता है तो वो एक ही राय देते हैं जी कि इस साल हमारा इंक्रीमेंट 1000 रुपये होना चाहिए। अब जो प्रिंसिपल है उसको पता है कि बजट इतना ज़्यादा नहीं है, 1000 में तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। तो अब जब सारा स्टाफ ये बात कह रहा होता है तो वो प्रिंसिपल की बात नहीं सुनते, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोग मिल के और आम तौर पर जो स्टाफ होता है ना वो उस बात पे मिलता है जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा होता है, और जब सब का फ़ायदा होता है तो उन सब की राय एक हो जाती है, वो बाज़ बात हेड के लिए मुश्किल बन जाती है। इस तरह मेरे बच्चों ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है इसके जो सारी खूबियाँ और खामियाँ आपके सामने आई। अभी हम पढ़ते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेटिव जो स्टाइल है इसको हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, आज दोबारा ज़रा मैं इसको थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल which resembles with dictatorship, autocratic and autonomous। बच्चों, जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है इसके 5 नाम हैं। अथॉरिटेरियन स्टाइल भी वही है, अथॉरिटेटिव भी वही है, डिक्टेटरशिप भी इसे कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक भी इसे कहा जाता है और ऑटोनमस स्टाइल भी इसे कहा जाता है।
तो ये सारे के सारे जो स्टाइल हैं ये एक फ़र्द वाहिद के होते हैं। उसमें जो फ़र्द वाहिद होता है वो सफ़िया और सफ़ैद का मालिक होता है, उसको कोई भी नहीं पूछ सकता, ना वो पूछने वाला होता है। वो हमेशा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, और अगर कोई बात ना माने तो उसको वो फायर कर देता है, निकाल देता है अपने इदारे से। इसका बहुत मशहूर कॉल है, जो मेन स्लोगन है इसका वो ये है, डू व्हाट आई से बिकॉज आई से सो। पहला जो था लेसिस फेयर में, उसमें कहते हैं कि डू व्हाट वी से बिकॉज वी से सो। इसमें जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है इसमें कहा जा रहा है कि डू व्हाट आई से बिकॉज आई से सो। कितना ज़बरदस्त यानी कि ये कॉल है और ये मेन स्लोगन है, ये आपने याद रखना है बच्चों। अभी इसके मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने मेन पॉइंट हैं इनमें कोई भी 1, 2, 3, 4 जो हैं ये पेपर में आ जाते हैं। फिर आने के बाद वहाँ पे लिखा होता है इन विच स्टाइल इज़, यानी कि आगे वो पूछ लेते हैं, नीचे 4-5 जो स्टाइल के नाम लिखे होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से इसका जवाब दे देते हैं, याद अगर किया होगा तो। ओहो, तो बच्चों इसका पहला है अथॉरिटेरियन स्टाइल का जो पहला मेन पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटर इम्पोजेस हिज ओपिनियन एंड इट्स रिजल्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हर सूरत हर हाल में आपने जो राय है उसको मुकद्दम समझता है और उसको अप्लाई करने की बच्चों कोशिश करता है। दूसरा है सबॉर्डिनेट्स आर सप्रेस्ड एंड फ्राइटन्ड। जो स्टाफ होता है, जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो मातहत काम करने वाले होते हैं, वो बेचारे दबे दबे और डरे डरे रहते हैं। दबे दबे और डरे डरे इसलिए रहते हैं कि हमारी कोई हरकत अगर नापसंद आ गई तो वो हेड में इदारे से निकाल देगा या हमें डिग्रेड कर देगा। आजकल ये जो कम बहुत कैमरे आ गए हैं, इन्होंने और ज़्यादा काम उनके लिए, कम चोरों के लिए मुश्किल बना दी है, और जो हेड है उनके लिए आसान बना दी है। हेड अभी कमरे में बैठ जाते हैं, वहाँ पे स्क्रीनें लगी हुई हैं, क्लासों को, ग्राउंड को, बाल यानी कि वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, लॉन्स में क्या हो रहा है, कैंटीन पे क्या हो रहा है, क्लास के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तीसरा है फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर आर नॉट केयर्ड। इस स्टाइल में दूसरों के जज्बात, दूसरों के साथ की कतन कोई परवाह नहीं की जाती। नंबर 4 फोकस इज ऑन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। अथॉरिटेटिव स्टाइल में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस तवज्जो दी जाती है वो स्कूल के कंट्रोल पे, कॉलेज के कंट्रोल पे दी जाती है, और नज़्म व ज़ब्त पे। नज़्म व ज़ब्त सही होना चाहिए। बस जिस तरह बाज़ बड़े बड़े मजबूत इदारे होते हैं उनका डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वह ज़बरदस्त इसलिए होता है कि जो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ गड़बड़ करता है उसको बड़ी सज़ा दी जाती है। आगे नंबर 5 है बच्चों, प्रिंसिपल इज़ दैट बॉस इज़ ऑलवेज राइट। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। उसूल ये है कि अथॉरिटेरियन स्टाइल में ये समझा जाता है कि बॉस कभी गलती नहीं करता, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस कभी भी गड़बड़ नहीं करता। आगे नंबर 6 है देयर इज़ नो शेयरिंग कंसल्टेशन। ये जो स्टाइल होता है इसमें किसी किस्म की कोई भी शेयरिंग कंसल्टेशन नहीं होती, कोई भी मशवरा नहीं होता, कोई भी दूसरों से बातचीत नहीं की जाती, कोई पूछा नहीं जाता, किसी के तजर्बे का फ़ायदा नहीं लिया जाता। बस प्रिंसिपल जो सोचता है उस पर अमल करवाने की कोशिश करता है हर मुमकिन। बच्चों नंबर 7 है सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट क्वेश्चन द ओपिनियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हेड ने कोई बात कर दी, हेड ने कोई फैसला कर लिया, तो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी जुर्त नहीं है कि उसके ऊपर कुछ सवाल कर सकें,
उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कोई सवाल पूछ सकें, उनकी कोई हिम्मत नहीं है कि वो कह सकें जी कि ये आपने कैसे की और वो आपने कैसे की है। बस जो प्रिंसिपल ने मुंह से निकाल दिया उस पर अमल शुरू हो गया। आगे बच्चों नंबर 8 है सबॉर्डिनेट्स आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स। जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो हुक्म मानने के आगे पाबंद होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। अगर वो ऑर्डर नहीं मानेंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको सज़ा दे दी जाएगी, लिहाजा उनकी मजबूरी होती है कि उनको मानना पड़ता है। तो ये कहाँ होता है, ये सबॉर्डिनेट्स आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स। किस में? अथॉरिटेरियन स्टाइल में। नंबर 9 है बच्चों देयर इज़ नो सिंपैथी और रिलैक्सेशन फॉर सबॉर्डिनेट्स। कोई किसी के लिए हमदर्दी नहीं होती, कोई किसी के लिए आराम सुकून का ख्याल नहीं रखा जाता अथॉरिटेरियन स्टाइल में। ये मेरे बच्चों आपने एक एक लाइन याद रखनी है, एक एक लाइन मेरी बेटियों आपने ये तैयार करनी है। एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए ये लाइन जो है ये अथॉरिटेटिव स्टाइल से है, डेमोक्रेटिक स्टाइल से है, लेसिस फेयर स्टाइल से है, किससे है, एक एक आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आगे है देयर इज नो सिंपैथी और रिलैक्सेशन फॉर सबॉर्डिनेट्स। नंबर 10 है बच्चों डिसीजंस आर मेड एंड इम्पोज्ड बाय हेड। जो डिसीजन होते हैं वो बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं हेड के ज़रिए, यानी कि हेड जो है ये डिसीजन बनाता है और फिर उनको लागू भी करता है। और जब हेड जो होता है डिसीजन बनाता है तो उसमें कोई मीटिंग नहीं करता, उसके अपने डिसीजन होते हैं। चाहे वो इदारे का बड़ा सरबराह है या इदारे के ऊपर जो इदारे बड़े बैठे हुए हैं उनका ऑर्डर है, वो किसी की कोई परवाह नहीं करते, जो फैसला कर दिया वो कर दिया। तो इसलिए देखें कितनी खूबसूरत बातें हैं कि देयर इज़ नो शेयरिंग कंसल्टेशन, सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट क्वेश्चन द ओपिनियन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, subordinates are bound to follow the orders, there is no sympathy or relaxation for subordinates, और नंबर 10 decisions are made and imposed by head। बच्चों ये तो थे पहले मेन पॉइंट्स। आप इसके फ़ायदे वैसे क्या होते हैं, इस स्टाइल के कुछ फ़ायदे भी हैं, अभी वो फ़ायदे हम पढ़ेंगे। बच्चों पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि institutions reflect order, discipline and compliance of rules and regulations। जिन इदारों के अंदर अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है और चूँकि ये एक बहुत ज़बरदस्त और सख्त यानी कि स्टाइल है, ये ज़बरदस्त भी है और बहुत सख्त भी है। जिन इदारों में ये स्टाइल होता है वहाँ पे उन इदारों के अंदर डिसिप्लिन भी होता है, उन इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त भी होता है, उन इदारों के अंदर कंप्लायंस ऑफ रूल्स यानी जो कवानीन उन पर हुक्म